नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका इंडस कोचिंग क्लास में। जैसा कि बेटा हम लोग पिछली क्लासों में तय कर चुके थे कि सर हम जो भी पढ़ेंगे वो आरआरपी के कंसेप्ट पे पढ़ेंगे। सर ये आरआरपी का कंसेप्ट क्या था? तो हम लोगों ने कहा रीड, रिवाइज एंड प्रैक्टिस। तो हमें जो भी पढ़ना है बहुत बेहतर ढंग से रीड करना है, यानी पढ़ना है। उसके बाद क्या है, बढ़िया ढंग से हम रिवाइज करेंगे और फिर करेंगे प्रैक्टिस। तो प्रैक्टिस के इसी दौर में आज मैं लेकर आया हूँ पार्ट 3। तो हम लोग करते हैं शुरुआत, और पार्ट 3 किसका है बेटा? कॉन्स्टिट्यूशन का। और इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे? तो हम कहेंगे पीवाईक्यू। पीवाई का मतलब है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, यानी पुराने एग्जाम में आए हुए सवाल, वो भी रिसेंटली। ठीक बेटा? तो आपने पिछले 2 भाग नहीं देखे हैं तो जाइए प्ले लिस्ट पर और पहले देखिए, फिर अपन बात करते हैं बेटा आगे। जैसा कि हम सब जानते हैं सर, हम लोग इससे पहले 30 सवालों की प्रैक्टिस कर चुके थे और पर डे कोशिश करेंगे 40-50 सवाल की प्रैक्टिस करें। तो आप लोगों का काम एक ही है, और वो ये है कि आप डेली 7 से लेकर 8 बजे तक आओगे लाइव। अच्छा, जिन लोगों ने कमेंट किया सर हमने पढ़ाई नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन, अब हम क्या करें? तो आपकी एक क्लास 8 से 9 करने वाले हैं 1-2 दिन में, जिसमें आपको विद कंसेप्ट पढ़ाया जाएगा। तो आज ही चैनल को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करिए। जुड़िए हमारे साथ, जिसमें मेहनत हमारी और सफलता आपकी होगी। चलिए हम लोग बढ़ते हैं बेटा आगे। और जैसा कि पहला सवाल यानी सवाल नंबर 30 इससे पहले हम कर चुके हैं, आपकी स्क्रीन पर है। और सवाल नंबर 30 कह रहा है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के उपराष्ट्रपति के पद के बारे में बात करता है? यानी हमारे संविधान का कौन सा आर्टिकल है जो वाइस प्रेसिडेंट की बात करता है? अनुच्छेद 49, अनुच्छेद 53, अनुच्छेद 42 और अनुच्छेद 63। पिछली क्लासों में हमने बहुत बेहतर ढंग से पढ़ा, हम सब जानते हैं सर। राइट आंसर है आर्टिकल नंबर 63। कौन सा हुआ बेटा? तो आर्टिकल नंबर 63। हम लोगों ने पढ़ा था सर, संविधान में मूल 3 पदों को विशेष याद रखना है। तो सबसे पहले देश के राष्ट्रपति की बात आई थी, और बात ये थी सर, राष्ट्रपति की बात कहाँ है? आर्टिकल नंबर 52। इसके बाद बात आती है किसकी बेटा? उपराष्ट्रपति की। और उपराष्ट्रपति के बाद बेटा बात किसकी आएगी? तो हम लोग कहेंगे सर प्रधानमंत्री की। किसकी आएगी बेटा? प्रधानमंत्री। हम लोगों ने ये तय किया था कि याद करना बहुत आसान है, कोरिलेशन मत भूलना। तो राष्ट्रपति बन गए 52 में, 11 रुपए जोड़ देंगे तो आएगा 63। 63 में वर्णन किसका है बेटा? उपराष्ट्रपति का। और यदि 63 में और 11 जोड़ा जाए तो 74 यानी 74। तो आर्टिकल नंबर 74 देश के प्रधानमंत्री की बात करता है, 63 देश के उपराष्ट्रपति की बात करता है, और आर्टिकल नंबर 52 यानी 52 इसकी बात करता है सर। तो हम लोग कहेंगे सर आर्टिकल नंबर जो 52 है वो बात करता है देश के हम लोग कहेंगे राष्ट्रपति के बारे में। दैट्स क्लियर। चलो हम लोग बढ़ जाते हैं आगे, और आप फैक्ट को नोट के रूप में लिखते रहें। वैसे मैं इसकी पीडीएफ भी टेलीग्राम पे डाल दूंगा, तो वहां से आप इस डाटा को लिख लीजिएगा। ठीक। अच्छा, किस एग्जाम में आया है ये आप यहाँ पर देख सकते हो। फिलहाल जीडी का एग्जाम है, इसलिए जीडी के सवाल, बाकी हम सीजीएल, सीपीयू, एमटीएस सारे सवाल करेंगे एकदम। बस आप लोग जुड़े रहिए, ठीक है बेटा। हम लोग बढ़ जाते हैं आगे, और इसी दौर में अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर। तो अगला सवाल है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यानी आर्टिकल राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित या सशक्त विषय से संबंधित है? कौन सा आर्टिकल ऐसा है जो देश के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के क्या है? तो हम कहेंगे निर्वाचन और सशक्त से विषय से संबंधित है। तो आर्टिकल नंबर कौन सा है बेटा? तो हम लोग कहेंगे सर 69। आर्टिकल नंबर कौन सा है? तो हम लोग कहेंगे सर 69। आर्टिकल नंबर 69 है। तो आर्टिकल नंबर 69 में क्या है? राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के इलेक्शन यानी निर्वाचन के बारे में है। और यहाँ पर क्या है? तो हमने देखा यहाँ पर लिखा है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का जो निर्वाचन है वो कौन करवाएगा? तो हम लोग कहेंगे नेशनल इलेक्शन कमीशन करवाएगा। और इसमें पीठासीन की भूमिका कौन निभाता है? तो याद रखेंगे लोकसभा और राज्यसभा के महासचिव, जिसके लिए बेटा हम लोग सचिवालय पढ़ चुके हैं आर्टिकल नंबर 98 में। ठीक है बेटा। तो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के निर्वाचन और उसके संबंध में कहाँ जानकारी मिलती है? आर्टिकल नंबर 79। क्लियर। हम लोग बढ़ जाते आगे।
भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति को सजा या सजा के मामलों में क्षमा करने का अधिकार देता है? कौन सा आर्टिकल ऐसा है जो राष्ट्रपति को पावर देता है कि वो किसी भी व्यक्ति की फांसी की सजा माफ कर सकता है या किसी भी व्यक्ति की सजा को कम कर सकता है? तो कौन सा आर्टिकल है? तो याद रखेंगे, आर्टिकल नंबर है 72। कौन सा है? तो हम लोग कहेंगे सर आर्टिकल नंबर 72। और आर्टिकल नंबर 72 में क्या है? तो हम लोगों ने कहा कि सर राष्ट्रपति को क्षमा दान की शक्तियां दी गई हैं। राष्ट्रपति देश का राजा है, इसलिए व्यक्ति की फांसी की सजा भी माफ कर सकता है। तो भारत के राष्ट्रपति को क्षमा दान की शक्तियां हैं। तो आर्टिकल नंबर 72 में कहां पर है? आर्टिकल नंबर 72 में है बेटा। ठीक। भारत के संविधान के अनुच्छेद 100 के पॉइंट नंबर 3 के तहत संसद के किसी भी सदन की बैठक का गठन करने के लिए आवश्यक गणपूर्ति सदन के सदस्यों की कुल संख्या का भाग है। सीधी बात यह है, कोरम व्यवस्था संविधान के आर्टिकल नंबर 100 में है और इसमें संसद का कोरम क्या होगा ये कह रहा है। हम लोग पढ़ चुके हैं, हम लोगों ने पिछली क्लासों में पढ़ा है। सर कोरम की बात करें, न्यूनतम सदस्य संख्या की बात करें, गणपूर्ति की बात करें, तो इन सब का मतलब क्या है? 1/10। कितना होगा बेटा? तो हम लोग कहेंगे 1/10वां भाग। यानी हम सब जानते हैं सर हमारी संसद के कितने सदन हैं बेटा? तो हम लोग कहेंगे सर 2। एक सदन है लोकसभा और एक सदन कौन सा है बेटा? राज्यसभा। और ऐसा ना हो कि इसमें 5 लोग आए और पूरे संविधान को तोड़कर रख दें। इसीलिए ये कहा गया कि संसद को तब तक संसद नहीं मानेंगे जब तक उसमें 1/10 लोग ना आए, और राज्यसभा को तब तक राज्यसभा नहीं मानेंगे जब तक 1/10 नहीं आए। तो संविधान में कोरम कितना है? 1/10 यानी 10। ठीक। अब जैसे बेटा हम बात करें लोकसभा में टोटल व्यक्ति कितने हैं वर्तमान में? तो हम लोग कहेंगे सर 543। और 543 का 1/10 निकालेंगे 54.3। आधा इंसान होता नहीं है, तो हम पूछ लें लोकसभा का कोरम कितना है? लोकसभा की न्यूनतम सदस्य संख्या कितनी है? सर 55। ऐसे ही राज्यसभा में प्रेजेंट में कितनी है बेटा? 245। इसका 1/10 कितना आएगा? 24.5। और 24.5 होगा नहीं तो कितना होगा? 25। तो राज्यसभा का कोरम 25, लोकसभा का कितना है? 55। अगर मान लो कल लोकसभा के सदस्यों की संख्या हो गई बेटा मान लो 774, तो फिर इसका कितना आएगा? 1/10 से 77 पॉइंट कितना है? 4 यानी 78। लेकिन याद रखेंगे संविधान में क्या लिखा है? तो हम लोग कहेंगे 1/10 यानी सदस्यों की संख्या बढ़ने पर संख्या कोरम की बढ़ सकती है, संख्या कोरम की घट सकती है, लेकिन 1/10 था, 1/10 है, 1/10 रहेगा। तो लोकसभा और राज्यसभा का कोरम कितना है? 1/10। कभी आगे बढ़ेंगे तब देखेंगे कि 42वें संविधान संशोधन 1976 में इंदिरा गांधी ने इसे समाप्त कर दिया था, परंतु मोरारजी देसाई सरकार ने 44वें संविधान संशोधन 1978 से इसे दोबारा से अप्लाई किया है। तो 44 अमेंडमेंट इन कॉन्स्टिट्यूशन कब हुआ बेटा? 1978 में इसे पुनः लागू किया गया। बात क्लियर है? अपन लोग बढ़ जाते आगे। तो संसद का कोरम होता है 1/10 बेटा। ठीक। अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर, संसद के समक्ष बजट विवरण प्रस्तुत करने की संवैधानिक आवश्यकता भारत के संविधान के अनुच्छेद किसमें दी गई है? यानी कौन सा अनुच्छेद ऐसा है जो बजट की बात करता है या वित्तीय बजट की बात करता है? हम सब जानते हैं हाल ही में निर्मला सीतारमण ने बजट भी पेश किया है और हमारा आर्टिकल नंबर है 112। और आर्टिकल नंबर 112 में किसकी बात की गई है बेटा? तो हम लोग कहेंगे सर इसमें की गई है वार्षिक बजट की बात। किसकी बात है बेटा? वार्षिक बजट की बात की गई है। और हमें पता है हर साल सबसे पहले जब हम लोग सेशन लेकर आते हैं उसमें बजट सेशन होता है जिसमें बजट पेश किया जाता है। एक वर्ष का पूरा क्या प्लान है ये बताया जाता है, या अगले एक वर्ष तक हम किस तरह से इकोनॉमिक बैलेंस बनाएंगे ये दर्शाया जाता है। ठीक है बेटा। आर्टिकल नंबर 112, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्य कार्यकारिणी से संबंधित है? राज्य के काम से संबंधित है। देखो अब इसको मान लो हम लोगों ने सर पढ़ा नहीं है, अब हम लोगों को आर्टिकल तो एक एक करके पढ़ाए गए, सर हमने ऐसे कंसेप्ट में नहीं पढ़ पाया, कैसे होगा? तो हमने कहा लॉजिकली सोचो। लॉजिकली हम संविधान में भाग पढ़ रहे थे तो संविधान का भाग 5 पढ़ाया
और भाग 5 में आर्टिकल नंबर कहाँ से कहाँ तक था, तो 52 से लेकर 151। और इसमें क्या थी बेटा, संघ सरकार के बारे में था, यानी इसमें केंद्र के बारे में बात की गई। जबकि बेटा भाग 6 की बात आई तो इसके आर्टिकल कहाँ से थे, तो हम लोगों ने देखा आर्टिकल नंबर 152 से लेकर 237 237 तक था। और इसमें किसका वर्णन था बेटा, तो याद रखेंगे राज्य सरकार का। किसका था, तो हम लोग कहेंगे सर राज्य सरकार का। अब देखो वो क्या कह रहा है, कौन सा अनुच्छेद, राज्य कार्यकारिणी यानी राज्यों के कार्य से संबंधित है। तो इसमें देखो 152 टू 237 कौन सा आर्टिकल हो सकता है, केवल एक ही पेयर बनेगा 153 से लेके 167, जहां 152 में पहली परिभाषा, 153 में राज्यपाल के पद का वर्णन, और फिर वही प्रोसेस जो देश में राष्ट्रपति, राज्य में राज्यपाल, देश में प्रधानमंत्री, राज्य में मुख्यमंत्री, देश में सुप्रीम कोर्ट, राज्य में हाई कोर्ट, देश में महान्यायवादी, राज्य में महाधिवक्ता, और इसी तरह देश में हम लोग बनाएंगे संसद में लोकसभा एंड राज्यसभा, राज्य में बनाएंगे विधानसभा एवं विधान परिषद। तो संविधान का भाग 6 राज्य सरकार की बात करता है, और सारे आर्टिकल्स में हम लोग 152 टू 237 के बीच जाएंगे, तो केवल ऑप्शन नंबर कौन सा सही है बेटा, सी। ठीक है, तो कई बार हमने वो जो अगर डायरेक्टली नहीं पढ़ा है उसे लॉजिकली करना सीखो। ठीक, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल को क्षमा दान की शक्ति देता है, तो कौन सा आर्टिकल ऐसा है जो राज्यपाल को क्या करता है बेटा, क्षमा दान की। जैसे आर्टिकल नंबर 72 में राष्ट्रपति को क्षमा दान की शक्ति थी, ऐसे ही आर्टिकल नंबर 161 में क्या किया गया है, तो राज्यपाल को क्षमा दान की शक्ति दी गई है। तो राज्यपाल को जो क्षमा दान की शक्ति है वो कहां पर की गई है बेटा, आर्टिकल नंबर 161। कौन सा है बेटा, 161। ठीक है बेटा, अब बढ़ जाते अपन आगे। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य को सरकार के कार्य के संचालन से संबंधित है, तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य को सरकार के कार्य से संचालन से संबंधित है। राज्य सरकार के कार्य के संचालन से संबंधित कौन सा आर्टिकल है, ये वाली बात पूछी गई है। 144 हो ही नहीं सकता सर, ये तो 152 के पहले है, दिमाग पे लोड ही नहीं देने। 132 ये भी नहीं हो सकता, ये भी पहले है। अब हम फंसे 166 में, और कहाँ फंसे बेटा, 178 में। अब देखो आपको हमने पढ़ाया है सीएम के बारे में, आर्टिकल नंबर कौन सा था, 163। इनकी नियुक्ति के बारे में बेटा कौन सा था, तो हम लोग कहेंगे सर 164। और इसके बाद बेटा महाअधिवक्ता के बारे में कौन सा था, तो हम लोग कहेंगे सर ये था 165। तो स्वाभाविक बात है इन तीनों की बैलेंसिंग व्यवस्था से हम अपने राज्य का संचालन कौन से करेंगे, राइट आंसर 166। तो हम सब जानते हैं आर्टिकल नंबर 163 में कहा गया कि मुख्यमंत्री, 63 में कहा गया राज्यपाल की सलाह के लिए एक मंत्री परिषद होगी, इसका मुखिया मुख्यमंत्री होगा। 164 में कहा गया कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति हमेशा और हमेशा कौन करेगा, राज्यपाल करेगा। अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर करेगा। और उससे भी खास बात यह है कि महाधिवक्ता जो राज्य सरकार का संवैधानिक सलाहकार होता है, आर्टिकल नंबर कौन सा है बेटा, 165। और 166 राज्य के किससे संबंधित है बेटा, कार्य के संचालन से संबंधित। ठीक, अगला है 38, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अनुच्छेद आर्टिकल नंबर 76 से संबंधित है। भारत के राज्यपाल, महान्यायवादी, गृह मंत्री, मंत्रिपरिषद ये है। तो भारतीय संविधान का आर्टिकल नंबर 76 है, तो हम लोग कहेंगे सर महान्यायवादी। और महान्यायवादी को शॉर्ट में क्या बोलते हैं बेटा, तो हम लोग कहेंगे सर एजी। एजी का मतलब है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। और ये कौन होता है, तो हम लोग कहेंगे सर ये होता है केंद्र सरकार का कानूनी सलाहकार, कानूनी सलाहकार, ऐसे कहें केंद्र सरकार का वकील है। इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, तो हम लोग कहेंगे देश का सबसे बड़ा कानूनी अधिकारी। तो देश का सबसे बड़ा कानूनी अधिकारी किसे माना गया है, तो हम लोग कहेंगे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को। इसे पावर दी गई है कि ये देश के किसी भी सदन में, लोकसभा या राज्यसभा में जा सकता है, अपना पक्ष रख सकता है, अपना मत दे सकता है, परंतु वोट नहीं दे सकता। ऐसे ही ये देश के किसी भी न्यायालय में जा सकता है और सरकार की सुनवाई कर सकता है। अब क्यों है ये हम लोगों ने पढ़ा है, अपन बढ़ जाते हैं आगे।
इसी के तर्ज पर हमने क्या बनाया है बेटा, तो हम लोग कहेंगे महाअधिवक्ता, जिसकी बात अभी आर्टिकल नंबर 165 में पिछली स्लाइड में की थी। तो राइट आंसर हुआ बेटा महान्यायवादी, और इसका वर्णन है आर्टिकल नंबर 76 में। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद यह कहता है कि भारत के लिए महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी? तो अभी तो कहा था आर्टिकल नंबर कौन सा है बेटा, 76, जस्ट पीछे ही तो पढ़ा है। आर्टिकल नंबर 76 के अनुसार देश के महान्यायवादी की नियुक्ति देश का कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। कौन करता है बेटा, तो याद रखेंगे राष्ट्रपति करता है। ठीक, आगे बढ़ जाते हैं। भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय अपने निर्णयों या आदेशों की समीक्षा कर सकता है? यानी कौन सा आर्टिकल कहता है कि सर्वोच्च न्यायालय अपने द्वारा दिए गए निर्णयों में दोबारा से सुनवाई कर सकता है या दोबारा से समीक्षा कर सकता है? तो राइट आंसर लिखेंगे कौन सा, 137। 137 में सर्वोच्च न्यायालय पुनः याचिका का वो करता है, लेकिन 134 के द्वारा हम पिटीशन डालते हैं सुप्रीम कोर्ट में। तो इसी को कहते हैं न्यायिक पुनर्वलोकन, न्यायिक पुनः अवलोकन। और ये कंसेप्ट हमने कहां से लिया, अमेरिका के संविधान से लिया। ठीक है बेटा। सवाल नंबर 41 आपकी स्क्रीन पर है और वो कह रहा है कि भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, इसे बोलते हैं कैग, के लिए एक स्वतंत्र कार्यकाल का प्रावधान करता है? कौन सा आर्टिकल है जो रियल में कैग के लिए एक स्वतंत्र कार्यकाल, यानी उसे क्या है, तो हम लोग कहेंगे भयमुक्त बनाता है। कैग का मतलब है कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो ये कहां पर है, तो हम लोग कहेंगे 148। वास्तव में अगर बेटा हम कैग की बात करें, कैग, तो ये रियल में आर्टिकल नंबर कहां तक इसके बारे में है, तो 148 से लेकर 151, जो भाग 5 के अंतिम आर्टिकल है। और यही है जिसे बोलते हैं क्या, जनता के धन का संरक्षक, जनता के धन का संरक्षक। ठीक है बेटा। और याद रखेंगे कंट्रोलर ऑडिटर जनरल के द्वारा ही सरकार के खर्च का लेखा जोखा रखा जाता है। फिर आगे चल के घोटाले कैसे आना ये हम पढ़ ही चुके हैं, तो फिर आगे बढ़ते हैं। अन्यथा अभी जैसी क्लास शुरू करेंगे एक आध दिन में आप लोग वहां से पढ़ना। ठीक। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कर्तव्यों शक्तियों से संबंधित है? अनुच्छेद 165, 160, 148 और 149। तो अभी तो बताया था 148 में पद और भयमुक्त कार्य करने का प्रावधान है, और 49 उसे क्या करता है बेटा, तो हम लोग कहेंगे कर्तव्यों की बात करता है, और जिसके लिए वो शपथ लेता है, ओथ लेता है। भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक को शपथ कौन दिलाता है, देश का राष्ट्रपति दिलाता है। ठीक। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 157 में कहा गया है कि किसी भी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति के लिए किसी व्यक्ति द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी योग्यता पूरी होनी चाहिए? तो मुझे कह रहा है कौन सी योग्यता ऐसी होनी चाहिए जिससे क्या है कि वो राज्यपाल बन सके। पहला है उसे भारतीय नागरिक, बिना भारत के नागरिक के तो तुम यहाँ पर मेंबर नहीं बन सकते, राज्यपाल, बहुत बड़ी बात है। और दूसरा 35 वर्ष की आयु, बिल्कुल दोनों ही बात सही है। आप कम से कम भारत के नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हो, तो राज्यपाल बनने के लिए एलिजिबल हो। हालांकि आगे पढ़ेंगे किसी भी सदन के सदस्य नहीं होने चाहिए, अगर हो तो 14 दिन के बाद वो सदन या हम लोग कहेंगे पद समाप्त हो जाता है। तो राइट आंसर हुआ सी, एक और दूसरा दोनों ही सही हैं। संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद राज्य विधायिका के संगठन, संरचना, अवधि, अधिकारियों की प्रक्रिया, विशेषाधिकार, शक्तियों आदि से संबंधित है। तो ये पूछ रहा है संविधान के भाग 6 में अनुच्छेद में डॉट 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 राज्य विधायिका के संगठन, संरचना, अवधि, प्रक्रियाओं, विशेष अधिकार, शक्तियों का कहाँ वर्णन है? तो मुझे कह रहा है कि भैया संगठन संरचना यानी कहाँ राज्य सरकार बनती है, उसका संरचना कैसे होगी, अधिकार की प्रक्रिया प्रक्रिया कहाँ पर है। तो देखो अभी हमने कहा था 152 से लेकर कहाँ पर 237 तक है भाग 6। तो पहली बात तो ये 150 वाला काट दो, इसको तो करना ही नहीं है। अब हम सर तुक्का भी लगाएंगे तो 168 टू 212, 158 टू 200। अब देखो रियल में अगर हम लोग बात करें तो कौन सा होगा सर, 158 से 200। सर क्यों होगा, क्योंकि 158 के बाद जब हम लोग जाएंगे तो 63 में हमें सीएम की जानकारी मिलेगी, 64 में सीएम बनता कैसी है तो प्रक्रिया की जानकारी मिलेगी, प्रोसेस क्या है, 65 में कौन सा अधिकारी मिलेगा बेटा, महाधिवक्ता मिलेगा,
इसके बाद हम लोग जाएंगे कहाँ पर बेटा, तो हम लोग कहेंगे आर्टिकल नंबर 170 में विधानमंडल है, 171 में विधान परिषद है, और 172 में बेटा क्या है, विधानसभा है। ये सारी प्रोसेस 158 टू 200 के बीच में है। इसलिए स्वाभाविक बात है कि संगठन, संरचना और अवधि अधिकारियों की प्रक्रियाओं के जो अधिकार हैं या पावर है वो 158 टू 200 तक ही की गई है। बात क्लियर है? चलो तो अपन बढ़ जाते हैं आगे। सवाल नंबर अगला, भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 के अनुसार डॉट 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 का अर्थ है ग्रामीण क्षेत्रों के लिए अनुच्छेद 243 खा का मतलब है बी, 243 बी के अधीन गठित स्वायत्तता, यानी गठित स्वायत्तता का मतलब है हम लोग कहेंगे सेल्फ गवर्नमेंट, स्वायत्तता शासन वाली एक संस्था है। तो निम्न में से कौन सा आर्टिकल नंबर 243 के अनुसार खुद को चलाने वाला संगठन है, तो हम लोग कहेंगे सर पंचायती राज व्यवस्था यानी पंचायत। हम सब जानते हैं संविधान में भाग 9 बनाया गया, संविधान में भाग 9 बनाया गया, और भाग 9 में कौन से आर्टिकल बनाए गए, तो हम सब जानते हैं 243 के पॉइंट नंबर ए से ओ तक। और सबसे खास बात है इसमें क्या है, पंचायती राज व्यवस्था। तो पंचायती राज व्यवस्था जिसमें आर्टिकल नंबर 243 भी पंचायतों के गठन की बात करता है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद चुनावों की सूचना निर्देश के बारे में बात करता है? हम सब जानते हैं चुनावों की सूचना एवं निर्देश कौन देता है, इलेक्शन कमीशन देता है, राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग। और राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग का वर्णन कहाँ पर है, सब जानते हैं आर्टिकल नंबर 324। कहाँ पर है बेटा, आर्टिकल नंबर 324। ठीक है। और हम सब जानते हैं राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग यानी नेशनल इलेक्शन कमीशन की स्थापना कब हुई, तो याद रखेंगे सर स्थापना हुई 25 जनवरी 1950। इसीलिए 25 जनवरी को प्रतिवर्ष हम लोग वोटर्स डे यानी हम लोग कहेंगे मतदाता दिवस मनाते हैं। अगला सवाल है, आपातकाल के दौरान किन मौलिक अधिकारों को निलंबित नहीं किया जा सकता? जब देश में इमरजेंसी लगेगी तो कम से कम कौन से फंडामेंटल राइट्स अलाउ नहीं, मतलब कभी भी स्थगित नहीं होंगे, क्योंकि हम सब जानते हैं हमें बहुत सारे मौलिक अधिकार दिए गए हैं, लेकिन आर्टिकल नंबर 33 और 34 उन्हें स्थगित करने की पावर रखता है। ठीक वैसे जैसे हमने एक दिन उदाहरण में बताया, मान लो आपकी ड्यूटी पुस्तक बाजार में लगती है, आप पुलिस में हो और आपने आर्टिकल नंबर 19 पढ़ लिया है, अधिकारी ने कहा भैया पुस्तक बाजार में ड्यूटी करना है, तो हम लोगों ने कहा नहीं सर हमें आर्टिकल नंबर 19 घूमने की स्वतंत्रता देता है, तो आज हम अटेर घूमेंगे, कल गोवा, फिर ग्वालियर, फिर मुरैना, फिर वहाँ, तो ऐसे तो काम नहीं बनेगा। तो आर्टिकल नंबर 33 क्या कहता है, तो वो कहता है कि अगर क्या होता है कि आप शासकीय और अर्धशासकीय लोग हो तो आपके मौलिक अधिकार का हनन कर सकते हैं। सेम 34 है, क्या कहता है, जब देश में मार्शल लॉ लगा हो तब हो जाएगा, लेकिन किसी भी कंडीशन में आर्टिकल नंबर 20 और 21 को स्थगित नहीं किया जाएगा। क्यों? क्योंकि रियल में 20 क्या करता है बेटा, तो हम लोग कहेंगे सर 20 आर्टिकल दोष सिद्ध संरक्षण के अधिकार को बताता है, और 21 नंबर क्या है बेटा, तो हम लोग कहेंगे प्राण दैहिक स्वतंत्रता। तो कंडीशन कितनी भी खराब हो, ना तो आपको जबरदस्ती दोषी बनाया जाएगा और ना ही आपके प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का हनन किया जाएगा। ठीक, चलो अगला बढ़ जाते हैं। भारतीय संविधान में अंतिम अनुच्छेद की संख्या की गई है, लास्ट अनुच्छेद क्या है, 395। हम सब पढ़ चुके हैं कि 9 दिसंबर 1940 को भारत का संविधान बनना शुरू होता है और 2 साल 11 महीना 18 दिन के समय के बाद 26 नवंबर 1949 को बन के तैयार हुआ, और इसके बाद होता क्या है, 26 जनवरी को लागू हुआ। इसमें क्या था सर, एक तो प्रस्तावना थी, प्रियम्बल था, दूसरा क्या था सर, 22 भाग थे, आर्टिकल थे, तीसरा क्या था बेटा, तो हम लोग कहेंगे तीसरा था सर इसमें क्या, तो 395 आर्टिकल बनाए गए, और चौथा क्या थी बेटा, 8 अनुसूची। तो अंतिम संख्या कितनी है, तो हम कहेंगे सर 395। कितनी है बेटा, 395। अगला सवाल है, भारत के संविधान की कौन सी अनुसूची, यहाँ पर थोड़ा टाइपिंग एरर है, संविधान की कौन सी अनुसूची, अनुसूची संघ, राज्य और समवर्ती सूची, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट के बारे में बात करता है, तो हम कहेंगे 7वीं अनुसूची है राइट आंसर। 7वीं अनुसूची में हम लोगों ने ऐसे कहा था, ऐसे लिखा रहता है ट्रैक्टर वैक्टर पर, तेरा मेरा सात, तो हम 7 में 7 नहीं रहे, तो राज्य अलग केंद्र अलग, तो इनके बीच शक्तियों का बंटवारा किया गया
इसका वर्णन कहाँ है, तो हम कहेंगे 7वीं अनुसूची में है। और 7वीं अनुसूची में बेटा क्या किया गया, 3 अनुसूची बनी। कौन कौन सी, तो संघ अनुसूची बनी, संघ सूची, राज्य सूची बनी, और बनाई गई बेटा कौन सी, समवर्ती सूची। ठीक, संघ सूची में नियम बनाने का अधिकार केवल संसद को है, राज्य सूची में नियम बनाने का अधिकार केवल राज्य को है, और समवर्ती सूची में नियम बनाने का अधिकार दोनों लोगों को है। इसलिए इसलिए याद रखेंगे कि भारत की क्या है, एकता में भी विविधता में भी एकता है। और सबसे बढ़िया बात कि भारत दिखने में कैसा है, संघात्मक, परंतु रियल फीलिंग्स में कैसा बन चुका है, एकात्मक। यानी हम दिखने में तो अलग अलग हैं, परंतु किसी भी देश से अगर कोई बात आएगी तो हम एक थे, एक हैं और एक रहेंगे। ठीक, भारत के संविधान के अनुच्छेद की संख्या कितनी है, वो अनुसूचियों की संख्या कितनी है, तो सर आज कितनी है, 12। मूल संविधान में कितनी थी बेटा, 8। कितनी थी, 8। ठीक है, तो चलो 51 नंबर के सवाल से कल बात करेंगे। तो 7 से 8 बजे के बीच में आप लोग लाइव आओगे और अपन बढ़ जाते आगे। मिलते हैं कल नए कंसेप्ट नए सवालों के साथ। एक बार लाइक शेयर और सब्सक्राइब